Hello everyone, welcome back. So today we will be continuing with the second part of our previous chapter, the Cold War era. So अब तक हमने पढ़ा कि कोल्ड वॉर क्या होती है, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर कैसे स्टार्ट। नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द इमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। टू पावर ब्लॉक्स हमें पता है कौन से हैं, एक है यूएस और दूसरा है यूएसएसआर। Now we have seen that after the Second World War, वर्ल्ड में सिर्फ दो मेन सुपर पावर्स बची, एक यूएस और एक यूएसएसआर। नाउ बोथ वर वेरी पावरफुल और उन्हें चाहिए था और पावर। दे वांटेड टू इंक्रीज देयर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, जो उनका सपोर्ट है वो उसे बढ़ाना चाहती थी। सो जो स्मॉलर कंट्रीज थी वो भी इन्हें ज्वाइन करने लगी ताकि और पावरफुल बने, इनका सपोर्ट और इंक्रीज हो। इससे जो पूरा वर्ल्ड था वो दो पावर्स में बट गया। एक तरफ थी वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज जिन्होंने मोस्टली यूएस को ज्वाइन किया और ये कहा जाने लगा वेस्टर्न अलायंस विच वाज लेड बाय यूएस। और दूसरी तरफ थी मोस्टली ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज जिन्होंने यूएसएसआर को ज्वाइन किया एंड दिस अलायंस केम टू बी नोन एज ईस्टर्न अलायंस एंड इट वाज हेड बाय यूएसएसआर। अब क्वेश्चन आता है कि why these smaller states joined alliances? इन स्मॉल स्टेट्स को इन बिग अलायंस का पार्ट बनने की क्या जरूरत पड़ी? सो देयर वर थ्री मेन रीजंस फॉर इट: प्रोटेक्शन, वेपन्स और इकोनॉमिक एड अगेंस्ट राइवल्स। अब ये कंट्रीज जो थी स्मॉल स्टेट्स, ये तो डेवलप नहीं थे इतने एंड दे ऑल्सो नीडेड प्रोटेक्शन, लेकिन ये इतने पावरफुल नहीं थे, इतने केपेबल नहीं थे कि ये खुद ही खुद को प्रोटेक्ट कर ले। इसीलिए जो बिग अलायंसेस की जो पावर्स थी जैसे कि यूएस और यूएसएसआर, तो इन्होंने कहा कि यू जॉइन अस एंड वी विल गिव यू प्रोटेक्शन इफ यू बिकम अ पार्ट ऑफ अस, ऑफ आवर अलायंसेस। देन द नेक्स्ट रीजन वाज वेपन्स। ये जो बिग अलायंस पावर्स थी यूएस यूएसएसआर, इनके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी थी, इनके वेपन्स जो थे वो बहुत एडवांस थे। तो इन्होंने स्मॉल स्टेट्स जो इनका पार्ट बनते गए, इन्होंने इनको वेपन से भी हेल्प करी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इकोनॉमिक एड अगेंस्ट राइवल्स। इकोनॉमिक एड का मतलब होता है इकोनॉमिक हेल्प। ये जो स्मॉल छोटी छोटी कंट्रीज थी, इनके नेबरिंग राइवल्स थे, इनके नेबरिंग कंपिटिटर्स थे, तो ये बिग सुपर पावर्स जो थी ये इन्हें इकोनॉमिक हेल्प करती थी ताकि ये इन पास वाले जो इनके राइवल्स हैं, जो इनकी नेबरिंग कंट्रीज हैं, वो उनके साथ compete कर सके। अब हमने देखा कि जो यूएस जो था उन्होंने वेस्टर्न अलायंस बनाया यूएस और यूएस के साथ जो कंट्रीज मिली। अब इन 1949 अप्रैल दिस वेस्टर्न अलायंस फॉर्म्ड नाटो which is North Atlantic Treaty Organization। ये कब बना? अप्रैल 1949 में। तो जो वेस्टर्न अलायंस की कंट्रीज थी उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नेम था नाटो। इट वाज फॉर्म्ड इन अप्रैल 1949। इसके 12 मेंबर स्टेट्स थे और ये कंट्रीज मोस्टली यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की पार्ट थी। इन कंट्रीज ने कहा था कि अगर इनमें से इन 12 कंट्रीज में से किसी एक पर भी अटैक होता है तो वो हम मानेंगे कि हम सब पर अटैक हुआ है। वी विल फाइट फॉर इट टुगेदर। दे वर ऑब्लाइज्ड कि हर सिचुएशन में ये 12 कंट्रीज एक दूसरे को हमेशा हेल्प करेंगी। नाउ दिस ईस्टर्न अलायंस व्हिच वाज लेड बाय यूएसएसआर, इट आल्सो फॉर्म्ड अ वॉर्सो पैक्ट। ये कब फॉर्म हुआ? ये नाटो के बाद फॉर्म हुआ। इट वाज फॉर्म्ड इन 1955। इसका एक मेन जो फंक्शन था, ऑब्जेक्टिव था, वो था कि जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई है उसको अपोज करना, उसको काउंटर करना। नाउ एज बहुत सारी स्मॉल कंट्रीज इन बिग सुपर पावर ब्लॉक्स को ज्वाइन करने लगी तो ये बड़े बनने लगे, वैसे ही वर्ल्ड का डिवीजन भी बढ़ने लगा। द वर्ल्ड बिकेम मोर एंड मोर डिवाइडेड। कुछ कंट्रीज यूएस के साथ थी, कुछ यूएसएसआर के साथ थी। यूएसएसआर ने अपना इन्फ्लुएंस ईस्टर्न यूरोप में बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया। यूएसएसआर और जो कम्युनिस्ट चाइना थे वो
क्लोजर होने लगे, उनके रिलेशनशिप्स और अच्छे बनने लगे कुछ कंट्रीज से, जैसे कि नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, इराक, ये इनसे और ज़्यादा अच्छे रिलेशंस बनाने लगे। तो वहीं दूसरी तरफ जो यूएस था, उसने अपना इन्फ्लुएंस ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज थी वहाँ पर बढ़ाने लग गया। इन एरियाज में जो यूएस था उसने दो मेन अलायंस बनाए, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये किसने बनाए? यूएस ने बनाए। नाउ अब हमने पढ़ा कि स्मॉलर कंट्रीज जो थी वो सुपर पावर को ज्वाइन करती थी। उसके रीजन हमने पढ़े कि दे नीडेड प्रोटेक्शन, वेपन्स, इकोनॉमिक एड्स। लेकिन सुपर पावर्स को क्या जरूरत पड़ी? वो पहले से इतनी पावरफुल थी, तो फिर उन्हें स्मॉल कंट्रीज से क्या बेनिफिट मिलता? तो इसके भी रीजंस थे। फर्स्ट रीजन वॉज कि स्मॉलर कंट्रीज के जो टेरिटरीज थी वहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स थे, ऑयल था। तो अगर सुपर पावर्स उन्हें अपना अलाई बनाती है, उन्हें अपना फ्रेंड बनाती है, तो उन्हें ये जो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हो जाएंगे, इजीली मिल जाएंगे। तो वो इन्हें इजीली यूज कर सकता है अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए। अब ये जो स्मॉल कंट्रीज थी इनकी बहुत बड़ी बड़ी टेरिटरीज भी होती थी। इन जगहों से सुपर पावर्स अपने वेपन्स, अपने जो ट्रूप्स है, अपनी जो आर्मीज है, वो इजीली एक दूसरे पर लॉन्च कर सकती थी। तो उन टेरिटरीज की मदद से वो एक दूसरे पर अटैक बहुत इजीली कर सकती थी अलग अलग लोकेशन से। Now from these territories they could also spy each other, they could observe each other. एक दूसरे पर वो लोग नजर रख सकते थे, क्योंकि इतनी सारी अलग अलग कंट्रीज थी, इतनी लोकेशंस थी, तो वो सब पर बहुत इजीली नजर रख सकते थे। Now the next is कि जो सुपर पावर्स थी उन्हें ये अलाइज इकोनॉमिक सपोर्ट देती थी, और इतनी सारी कंट्रीज से जो इकोनॉमिक सपोर्ट मिलता था वो टुगेदर जो सुपर पावर्स के मिलिट्री एक्सपेंसेस थे, जो उनकी मिलिट्री को मेंटेन करने का जो एक्सपेंडिचर होता था, वो उसे इजीली इन इकोनॉमिक सपोर्ट से पे कर सकते थे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि हमने देखा कि द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू आइडियोलॉजीज एज वेल। सो ऐसा माना जाने लगा कि जिस भी सुपर पावर के पास ज़्यादा अलाइज होंगी, ज़्यादा स्मॉलर कंट्रीज होंगी, ज़्यादा फ्रेंड्स होंगे, वो लॉयल्टी दिखाएगी कि वो ज़्यादा कंट्रीज उस सुपर पावर के लॉयल है, एंड इट इंडिकेट्स कि कैपिटलिज्म ज़्यादा अच्छा है या फिर कम्युनिज्म ज़्यादा अच्छा है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एरेनास ऑफ द कोल्ड वॉर। एरेनास का मतलब होता है एरियाज, प्लेसेस। सो एरेनास ऑफ द कोल्ड वॉर का मतलब होता है ऐसे एरियाज, ऐसे प्लेसेस जहाँ पर कोल्ड वॉर के टाइम पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, थोड़ी बहुत वॉर हुई, और ऐसा लगने लगा कि अब बहुत बड़ी लार्ज स्केल डायरेक्ट हॉट वॉर हो सकती है, लेकिन कुछ लिमिट्स क्रॉस नहीं हुई, एक दूसरी वर्ल्ड वॉर शुरू नहीं हुई। So these were the areas where conflict occurred or war threatened to occur, but it did not cross certain limits. अब ऐसी मेन प्लेसेस जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो कौन कौन सी थी? सो एक तो हमने सबसे स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, सो इट वाज क्यूबा। द नेक्स्ट वाज कोरिया, बर्लिन एंड कॉन्गो। अब यहाँ पर ये जो प्लेसेस पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, ये भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, एंड बहुत सारे लोगों की जान चली गई इसमें, मेनी लाइव्स वर लॉस्ट इन दीज एरेनास। इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए, इनको मीडिएट करने के लिए कुछ लोगों ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, जैसे कि जो कोरिया वॉर थी। सो इसमें इंडिया के जो तब प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने मीडिएट किया बिटवीन टू कोरियाज इन अर्ली 1950s। जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल थे उन्होंने कॉन्गो क्राइसिस को रोकने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। अब जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे वॉर का डेंजर भी बढ़ता जा रहा था कि एक वॉर हो सकती है। अब वॉर हो गई तो बोथ साइड्स वांटेड दैट दे शुड विन, सो दे स्टार्टेड मेंटेनिंग ह्यूज स्टॉक ऑफ आर्म्स। वो बहुत सारे वेपन्स बनाने लग गए, उनका स्टॉक करने लग गए, ताकि अगर वॉर होती है, सामने वाला अटैक करता है, तो वो डिफेंड कर सके।
जो दोनों सुपर पावर्स थी वो एक दूसरे के बहुत सस्पिशियस हो गई, वो एक दूसरे पर ज्यादा सस्पिशन करने लग गई, दे वर ब्लेमिंग ईच अदर। सो यूएस एंड यूएसएसआर ने डिसाइड किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए और हमें जो भी ये वॉर होती है उसे रोकना होगा। सो दे सेड दैट वी नीड टू एलिमिनेट द वेपन का, जो चाहे वो न्यूक्लियर हो चाहे नॉन न्यूक्लियर वेपन्स हो, उनका जो यूज है वो हमें या तो एलिमिनेट करना होगा या फिर कम से कम करना होगा। तो इसीलिए इन यूएस और यूएसएसआर ने कुछ एग्रीमेंट साइन करे, कुछ ट्रीटी साइन करी, जिन्हें हम कहते हैं आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज। तो आर्म्स का मतलब होता है वेपन्स, कंट्रोल का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, कंट्रोल करना, और ट्रीटी का मतलब होता है कि कोई भी दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में कोई एग्रीमेंट का साइन होना। अब यूएस और यूएसएसआर के बीच में आर्म्स कंट्रोल के लिए 4 मेन ट्रीटीज थी। फर्स्ट वन वाज एलटीबीटी, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। नेक्स्ट इज एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नेक्स्ट इज सॉल्ट, strategic arms limitation talks, and the last is START, strategic arms reduction treaty। अब हमारी फर्स्ट ट्रीटी है एलटीबीटी यानी कि लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। अब हमें नेम से पता चल रहा है कि किसी टेस्ट पर बैन लगा होगा। सो इस ट्रीटी के आने से जो न्यूक्लियर टेस्ट थे उन पर बैन लग गया। कहाँ पर होने वाले न्यूक्लियर टेस्ट? एटमॉस्फेयर, आउटर स्पेस और अंडर वाटर। सो इन अकॉर्डिंग टू एलटीबीटी, न्यूक्लियर टेस्ट वर बैंड इन एटमॉस्फेयर, आउटर स्पेस एंड अंडर वाटर। अब इसे किसने साइन किया? इसे 3 कंट्रीज ने साइन किया, 3U ने साइन किया, यूएस, यूएसएसआर एंड यूके। इट वाज साइंड इन 1963 एट मॉस्को। तो ये कब साइन हुई? 1963 में साइन हुई और मॉस्को में साइन हुई। नाउ द नेक्स्ट ट्रीटी इज एनपीटी। एनपीटी का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, जो न्यूक्लियर वेपन्स थे या कोई भी न्यूक्लियर डिवाइस थी, वो सिर्फ न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स ही, जो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, सिर्फ वो ही रख सकते हैं और ये न्यूक्लियर स्टेट्स किसी भी और कंट्री को न्यूक्लियर वेपन्स रखने से रोकेंगे। अब इस ट्रीटी ने न्यूक्लियर स्टेट को कैसे डिफाइन किया? सो एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट वो स्टेट था जिसने 1 जनवरी 1967 से पहले न्यूक्लियर वेपन या कोई भी न्यूक्लियर डिवाइस एक्सप्लोड कर लिया था या फिर मैन्युफैक्चर कर लिया था। सो a nuclear weapon state was that state which has exploded or manufactured any nuclear weapon or other nuclear device before 1 January 1967। ऐसी सिर्फ 5 कंट्रीज थी उस टाइम वर्ल्ड में, यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना और रशिया। अब ये ट्रीटी साइन हुई 3 प्लेसेस पर, मॉस्को, वॉशिंगटन एंड लंदन। सो कहाँ पर साइन हुई है? मॉस्को, वॉशिंगटन एंड लंदन। नाउ these 3 years, so we have seen what happened in 1967। so 1 जनवरी 1967 से पहले जो भी कंट्रीज ने एक्सप्लोड किया या फिर मैन्युफैक्चर किया न्यूक्लियर वेपन को, वो बनी न्यूक्लियर स्टेट्स। ये ट्रीटी आई इफेक्ट में 1970 से, सो इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1970 और इसको इनडेफिनेटली एक्सटेंशन कर दिया गया, मतलब हमेशा के लिए बढ़ा दिया गया इस ट्रीटी को इन 1995। नाउ द नेक्स्ट इज सॉल्ट, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स। ये 2 हुई, सॉल्ट 1 एंड सॉल्ट 2। जो पहला राउंड था वो टॉक्स बिगिन हुई नवंबर 1969 and here it was November 1972. Then this treaty was signed in May 1972 and it was signed in June 1975.
ये दोनों ट्रीटीज अलग अलग प्लेसेस पर साइन हुई. इट वॉज साइंड एट मॉस्को एंड इट वॉज एट वियना. इन टॉक्स में जो यूएसएसआर के लीडर थे वो थे लियोनिड ब्रेजनेव, और यहाँ पर भी यूएसएसआर के लीडर सेम ही थे, वो थे लियोनिड ब्रेजनेव. यूएस के प्रेसिडेंट थे, हियर इट वाज रिचर्ड डिक्सन एंड हियर इट वाज जिमी कार्टर. सॉल्ट 1 के टाइम पर एक ट्रीटी साइन हुई ऑन लिमिटेशन ऑफ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स. एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स मतलब कि वो मिसाइल्स जो कि किसी भी बैलिस्टिक थ्रेट यानी कि जो न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च करती हैं, जो मिसाइल्स जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, जो न्यूक्लियर वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स, केमिकल वेपन्स लॉन्च करती हैं, उन्हें ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स डिस्ट्रॉय कर देगी. देन अनदर वाज एन इंटरिम एग्रीमेंट. इंटरिम एग्रीमेंट मतलब टेम्पररी एग्रीमेंट on limitation of strategic offensive arms. Arms matlab weapons. So it was also signed. Then during the second round talks, a treaty was signed. यहाँ पर तो सिर्फ एक interim agreement, एक temporary agreement sign हुआ, लेकिन जहाँ पर एक treaty sign हुई on limitation of strategic offensive arms. The next is START, यानी कि Strategic Arms Reduction Treaty. It was also held in 2 rounds, START 1 and START 2. So it was signed in July 1991 and it was signed in January 1993. अब पिछली वाली में स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स में यूएसएसआर के जो लीडर थे वो सेम थे, तो यहाँ पर यूएसएसआर की प्लेस जहाँ पर ये साइन हुआ वो सेम थी, मॉस्को. देन इस टाइम यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे Mikhail Gorbachev and here it was Boris Yeltsin. अब उधर यूएसएसआर के प्रेसिडेंट सेम थे, तो सेकंड इधर स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी में यूएस के प्रेसिडेंट सेम थे. हियर इट वाज जॉर्ज बुश एंड हियर आल्सो जॉर्ज बुश. अब स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी फर्स्ट में कौन सी ट्रीटी साइन हुई? ऑन रिडक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स. Similarly, in second round also, a treaty on reduction and limitation of strategic offensive arms was signed. Now here are some questions for your reference which you can practice, and if you have any doubt regarding these questions, post it in the comment box below. The yellow highlighter indicates the answers of these questions. So thank you so much for watching this video and do not forget to like, comment, share and subscribe.